ऐसा टॉपिक सिखाने जा रही हूँ कि अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी टॉपिक समझ जाएंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीएसपीआर थ्योरी। इवन ये टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है। आज का ये टॉपिक जो है हम लोग बिल्कुल जीरो से लेके समझेंगे और हमें क्या बनना है, जीरो से हीरो। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ समझिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ तान्या यादव, जो आपकी केमिस्ट्री हार्ट यूट्यूब पे हूँ। और हम लोग चलिए अब इस टॉपिक को समझते हैं। ये टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हर तरह की केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल होता है। तो चलिए बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल बेस से इसको समझते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा पूरा चैप्टर है, इसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। अब अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो ये जो है हमें बहुत तरह से हेल्प इसलिए करता है क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो हर तरह के एटम्स में पाई जाती है। किस तरह की बॉन्डिंग होती है ये भी ज्यादा जरूरी होता है जानना। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग ये होता है कि हम जानते हैं कि कोई कैटायन और एनायन बनता है। अब ये कैसे बनता है हम लोग इसको आगे की क्लास में अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। होता क्या है कि जब हमारा कोई भी कैटायन और हमारा कोई भी एनायन, ठीक है, कोई भी कैटायन और कोई भी एनायन जब आपस में अगल बगल में मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होती है। क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स में कूलॉम्स में पढ़ा है, जो फोर्स जनरेट होती है किसी भी चार्ज के थ्रू, वो क्या होती है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो चार्ज होता है ये एक दूसरे में अट्रैक्शन, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं, ऑब्वियस है, डिफरेंट कैटायन और एनायन है, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स की वजह से क्या है, एक बॉन्ड डेवलप्ड होता है। इसी फोर्स की वजह से जो एक बॉन्ड डेवलप्ड होता है उसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब यहां पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स, किसको होल्ड्स करेगा, विच होल्ड्स बोथ आयंस टुगेदर। अब ये टुगेदर अब क्या करता है, टुगेदर अब होल्ड करने के लिए टू फॉर्म बॉन्ड, एक बॉन्ड फॉर्म होता है। मेरी राइटिंग बिल्कुल क्लियर है, अगर कुछ भी खराब लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो अब इसी को ही क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई कि जब दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ऑब्वियस है दोनों में अट्रैक्शन की ही एक फोर्स जनरेट होगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कह सकते हैं, तुम लोग के साथी, तुम लोग एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, बॉयज एक जगह पे खड़े हैं। अब वहां से क्या है, बगल में एक बहुत सुंदर सी लड़की जा रही है। तो अब तुम लोग में से कोई ना कोई तो उसको देखेगा ही ना। अब आधे बच्चे कहेंगे नहीं नहीं मैम हम तो नहीं देखेंगे, हम तो बहुत शरीफ है। नहीं, इतना शरीफ कोई नहीं है, मुझे पता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब वो लड़की गई तो उसको सब देखेंगे, ठीक है। मे बी कोई चाहता होगा कि हम बात भी करें, तो ये एक अट्रैक्शन की फोर्स है, ठीक है ना। तो अब इसी को ही हम क्या कहते हैं, अब आधे लोग कहेंगे मैम हम लड़कियों को देख के हमें कोई नहीं मैम हम ऐसे नहीं है। तो बेटा नहीं, बिल्कुल फील करना चाहिए, ठीक है ना, अट्रैक्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है, वरना अट्रैक्ट नहीं होगे तो फिर तो समझ लो, ठीक है। तो चलो अच्छा मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड जनरेट होता है, समझ में आ गया। अब देखो, कोई भी चीज पूरे यूनिवर्स में, चाहे हम केमिस्ट्री की बात कर ले, चाहे हम बायोलॉजी की बात कर ले, चाहे हम फिजिक्स की बात कर ले, जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, किसी ना किसी वजह से होती हैं, किसी ना किसी कारण से होती हैं। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होती है, ठीक है, और एटम ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो चलिए यहां पे देखते हैं, ये मैं डेफिनेशन रब करने जा रही हूं, ओके। अब यहां पे बात करते हैं रीजन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म करने का रीजन क्या है। तो पहला रीजन है
कि कोई भी एटम चाहता है कि वो स्टेबिलिटी को एक्वायर करे, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा बच्चे, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल हाईलाइट कर दो। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो वैलेंस सेल आप जानते हो कि किसी भी एटम में जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो जो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। तो वो जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं, चाहते हैं कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की तरह हो जाए। नोबल गैस में क्या आपका जो है नियॉन हो गया, नियॉन के बाद हमारा जो है ऑर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। ठीक है, तो इसकी तरह बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक इनर्ट गैसेस होती है, बिल्कुल स्टेबल होती हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि हम किसी से रिएक्शन करें, हमें की फर्क पैदा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है, उसके पास कोई पॉजिटिव आ जाए, उसके पास कोई निगेटिव आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पैदा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सी यही बात है कि ये भी चाहता है कि हम भी स्टेबल हो जाए। जैसे अब दूसरे शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, हम लोग स्टडीज क्यों कर रहे हैं? हम लोग स्टडी इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हम स्टेबल हो जाए, हम आगे जाके हमारा कैरियर जो है स्टेबल हो जाए, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। हम स्टेबल होंगे तो हमारी फैमिली में भी सब लोग सिचुएशंस अच्छी होगी। तो ये स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है एटम्स के लिए भी। बात क्लियर हो गई? सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आधे लोगों के दिमाग में जो है एक बात दौड़ रही होगी, मैम हीलियम भी तो जो है इनर्ट गैस है, बट वो क्यों नहीं है ऐसा स्टेबिलिटी? आपने बोला हीलियम का नाम क्यों नहीं लिया? तो डोंट वरी, उसकी बात अभी हम लोग करने वाले हैं कि हीलियम को क्यों नहीं लिया यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। सो अब सेकंड जो रीजन है मैंने बता दिया, सेकंड जो रीजन है वो ये है कि जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, इंक निकल रही है पेन की, सॉरी, इंक बहुत ज्यादा निकल रही है। अब क्या है यहाँ पर जो है टू मेक इलेक्ट्रॉनिक, मैं पूरा लिख दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू फॉर्म भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर लगेगा, टू फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैसेस। इज इट क्लियर बच्चे? तो मतलब जिसके बगल में जो सी नोबल गैसेस होगी, जैसे मान लो कि अगर दो को छोड़ दे तो तीन से जो भी मतलब इधर के होंगे, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नियॉन की तरह बनना चाहेंगे क्योंकि वो नंबर 10 पे, तो नियरेस्ट वही पड़ेगा ना। अब ऑर्गन में नहीं पहुंच जाएंगे, ऑर्गन जो है हमारा वो 18 में होता है। इसी तरह से जो क्लोरीन है, आपका पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ये सब चाहते हैं कि हम ऑर्गन की तरह, तो जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी उसकी तरह बनना चाहते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब यहाँ भी ये भी लाइन जो है हम लोग रब करते हैं। अब ये होता क्यों है? और अभी हम लोग बात करने जा रहे थे कि मैम हीलियम को आपने क्यों नहीं लिया। देखो, केमिस्ट्री जहां होती है वहां पे एक्सेप्शन जरूर होता है, केमिस्ट्री जहां भी होती है वहां एक्सेप्शन जरूर होता है। आपने कोटा फैक्ट्री में भी देखा है, वो बच्चा जो होता है जो मेन लीड रोल है, मुझे नाम नहीं याद है, देखना बहुत अमेजिंग है भाई, वो भी यही कहता है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, पूरी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, इसीलिए केमिस्ट्री लड़कियों की ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, आप लड़के कहेंगे मेरी क्यों नहीं अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, सबकी अच्छी होती है, बट हाँ मैंने भी देखा है पर्सनली कि केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लड़कियों की होती है, मैथ ज्यादा लड़कों की अच्छी होती है। अब मैम को ये मत कहना कि मैम जेंडर बायसनेस दिखा रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट पर्सनली जो मैंने एब्जॉर्ब किया है वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलो फॉरगेट इट। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है केमिकल बॉन्डिंग में कि यहां पर सारे जो एटम होते हैं, मोस्ट सारे एटम क्या चाहते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं। इसको भी हम बताएंगे। ऑक्टेट का मतलब है नियरेस्ट नोबल गैस का मतलब क्या है, वो 8 बनाना चाहते हैं, इसी को तो ही ऑक्टेट रूल कहते हैं। बिल्कुल आगे चल के हम लोग क्लियर पढ़ेंगे। तो जितने भी एटम है वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए चाहते हैं कि भाई हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। लेकिन 2 एक्सेप्शन ऐसे एटम हैं जो कि
हमारा है हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम ये ऑक्टेट नहीं बनाते, ये डुप्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डुप्लेट। इज इट क्लियर? ये डुप्लेट बनाते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा बोर्ड्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीट। नीट के क्वेश्चन इसमें हम लगाएंगे, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा। और एक संडे यानी कि कल आपके लिए एक सरप्राइज है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहां तक मैंने बता दिया एक्सेप्शन क्या था हमारा। एक्सेप्शन ये था कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट बनाते हैं, उनको ऑक्टेट ऑक्टेट से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे पहुंचे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेबिलिटी बनाना क्यों चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता ही क्यों है। तो रीजन ये होता है, जैसे आप लोगों ने वाटरफॉल देखा है, पानी का झरना बहते हुए देखा है। तो जब पानी का झरना बहता है ऐसे, इस तरह से वाटर निकलता है, तो आप जानते हो यहाँ पर हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है वो भैया मैक्सिमम होगी। और जैसे ही वो नीचे आ जाता है तो यहाँ पे हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैं फिर से बात कर रही हूँ, जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। मान लो तुमको एक जगह खड़े होने को बोला गया, जैसे जैसे क्लास में देख लो, एक बहुत शैतान बच्चा होता है, ठीक है। अब वो स्टेबल नहीं होता, वो एक जगह से इधर फुदक के जाएगा, इधर फुदक के जाएगा, इधर उधर इधर उधर, उसका एक जगह मन नहीं लगेगा। उसको स्टेबल करने के लिए क्या कर सकते हो? मे बी कोई तुम उसको टॉफी दे दो, या तुम कोई उसको एक्टिविटी दे दो, या उसको तुम एक टारगेट ये भी दे सकती हो कि तुम्हें अगले पीरियड में गेम्स का पीरियड मिलेगा, लेकिन तुमको यहाँ बैठना है। तो कुल मिला के वो तभी स्टेबल होगा जब उसकी एनर्जी कम हो। हाँ, एनर्जी कम होने के लिए एक चीज और कर सकते हो, ठीक है, उसको नेक्स्ट पीरियड में तुम गेम दे दो, ठीक है। उसके बाद खूब चक्कर लगाओ, खूब चक्कर लगाओ, ये खेलना है, वो खेलना है, वो खेलना है। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट पीरियड होगा ना, उसमें आके वो चुपचाप बैठ जाएगा, उसमें वहां पे वो नहीं हिलने वाले। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तब वो बच्चे नहीं हिलेंगे, इवन ये भी कहेंगे मैम आज प्लीज मत पढ़ाइए, बट पढ़ाना तो है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जैसे ही एनर्जी किसी एटम की, किसी की भी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ती है। और जैसे ही एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये करती क्या है। मतलब इस एनर्जी का कोई ना कोई यूज तो होता होगा, क्योंकि ऐसे खर्च होगी एनर्जी तो फिर फायदा क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, नोट्स बनाते चलिएगा, ओके। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी को ही यूज होता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो एनर्जी रिलीज होती है इसी का ही काम होता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी किसी भी एटम की डिक्रीज होगी, तो उस एटम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा है। तो हम सीधे सीधे बात ये भी तो कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है किसी भी एटम की, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें हर पूरी केमिस्ट्री में ये चीज काम आएगी, ठीक है ना। इवन रियल लाइफ में भी मैंने समझा दिया तुम्हें स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जो लोग बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब हाइपर होते हैं, जैसे मिक्का सिंह की अगर मैं बात कर दूं, इतने अच्छे थे वो, आर्मी में थे, हाइपर थे, तो उनको क्या किया गया, उनको वो रनिंग में बहुत अच्छे, तो मतलब एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म किया गया उनका। तो ऐसे हाइपर लोग होते हैं, या बहुत हाइपर का मतलब है कि बहुत जैसे एक्टिव होते हैं, तो उनको ऐसे स्पोर्ट्स में आप डाल दो या आर्मी में डाल दो, तो उनकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है और वो थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका मतलब है कि स्टेबल होने के लिए किसी एटम को एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, और यही जो लूज ऑफ एनर्जी होती है, तो मैं यहां पे लिख दूं हेंस दिस लूज या लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ही लिख दो ज्यादा बेटर है, लॉस ऑफ एनर्जी यूज्ड टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड।
तो यही बच्चे जो एनर्जी होती है वो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज होती है। अब इसको मैं हटाने जा रही हूँ और मैं यही चीज, ये स्टेटमेंट क्लियर करने जा रही हूँ कि कैसे कैसे एनर्जी को लूज करता है और कैसे ये अपने आप को स्टेबल करता है। देखो अब बहुत अच्छे से बताने जा रही हूँ। बारिश शुरू हो गई, ठीक है, ओके चलो, अब और अच्छी बात है, अब और अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहां पे देखो सिंपल सी बात है कि ये लॉस ऑफ एनर्जी है, वो हो कैसे रही है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है सोडियम का। सोडियम लिया, अब इस सोडियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, सारी चीजें। तो अब ये होता है 11, ये होता है 11 नंबर पे, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर जैसे ही करेंगे, मैं दोनों तरह से दिखा दे रही हूँ, सब शेल में भी बता दे रही हूँ और शेल फॉर्म में भी। 2 8 1 11 हो गया। और एसपीडीएफ में बात करते तो 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 और 3s1 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब यहां पे अगर बात करें तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहां भी अगर देखो तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब सोडियम क्या करेगा, अब इसको 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए, मतलब 8 बनाने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले या फिर सीधे सीधे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसको मिल जाएगा। अब तुम खुद बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा मुश्किल है भाई। 7 इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, इससे लेगा, उससे लेगा, किससे लेगा। सीधे सीधे सिंपल है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सीधे सीधे जैसे ही लूज करेगा यहाँ पे 8 पे आ गया, जैसे ही लूज करेगा 2p6 में आ जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जो एनर्जी रिलीज हुई तो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा सोडियम, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एनायन फॉर्म करता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई है कि कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन देती है तो सॉरी वो केटायन बनाती है, ठीक है, मैंने गलती से एनायन तो नहीं बोल दिया, वो केटायन बनाती है, ठीक है। और जो लेता है वो बेचारा निगेटिव है, तो निगेटिव क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है। तो अभी यहां तक समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है या लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पर क्या है, एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है ना। अब ये जो एनर्जी है यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी। तो हम NaCl का भी एग्जाम्पल आगे चलकर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आगे की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्टेट रूल समझते हैं, और जैसे ही ऑक्टेट रूल समझेंगे तो हम उसके साथ साथ यहाँ पे NaCl का एग्जाम्पल लेके उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई बिल्कुल। मैं हट जाऊं, चलो फोटो ले ली होगी। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल बता देना कि मैम थोड़ा सा और बड़ा लिखिए या थोड़ा और क्लियर लिखिए। वैसे तो मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ कि शायद साफ ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल की, वहां पे ही समझ लेंगे कि केटायन एनायन कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि मुझे कम टाइम में समझाना है ना, मतलब जल्दी आपको खत्म करना है ना समझा के, ठीक है। तो चलो ऑक्टेट रूल की बात करते हैं यहाँ पे। ऑक्टेट रूल, अब ऑक्टेट रूल कहता क्या था, देखो भाई क्या होता है, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज, इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी, मैं लिख दे रही हूं, इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी एटम लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, so that the valence shell
electrons form 8 in its outermost shell. देखो अब मेरी बात समझ में आई कि जो क्या होता है कि कोई भी एटम है स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और वो ऐसा करता है कि ताकि जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो वो 8 बना ले, मतलब उसके पास आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, एक्सेप्शन ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि हमारा NaCl है। अब वो कैसे बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। NaCl भाई जानते हो ना, नमक खाया है ना, टाटा नमक, देश का असली नमक। चलो अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम वाले से मैंने बता दिया था बट चलो फिर भी बता दे रहे हैं, शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 281। क्लोरीन की बात करें तो 17 है, हाँ चलो ऐसे ही बता दे रहे हैं। 287, ठीक है 287। तो लास्ट शेल में इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ध्यान देखो, अगर इनको 8 बनाना है तो सिंपल सी एक ट्रिक समझ में आ रही होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दे तो इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 7 देने में भी बहुत डिफिकल्टी, उससे अच्छा एक एक्सेप्ट कर ले तो उसका काम तब बन जाएगा, ठीक है ना। और 7 देगा ही क्यों जब उसको एक ही चीज से काम बन जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैसे क्या करता है हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सोडियम है, इसका मैं डायग्राम बनाने जा रही हूं। ये शेल डायग्राम है। अब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 2 ऐसे दिखा दिए। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, साथ में नहीं बनाना गलत हो जाएगा। 3 4 6, 1 2 3 6 7 और 8, और आखिरी शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही लूज करेगा ऑब्वियस है एनर्जी निकलेगी। अब जैसे ही लूज करेगा तो इसकी एक तो शेल कम हो गई, तो अब इसका साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। देखो पहली शेल का इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरी शेल के 1 इलेक्ट्रॉन, देखो साइज छोटा लग रहा है ना। 4 6 2 3 4 5 6 7 8। तो एक चीज समझ में आती है कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पहली चीज तो ये रिएक्शन हो कैसे रही है? सोडियम है, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके साथ ही बना देगा सोडियम प्लस। तो ये जो अब ये बन गया है कैटायन। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि जो कैटायन होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है एज कंपेयर टू एनायन, क्योंकि एनायन ना इलेक्ट्रॉन लेता है। अब कहोगे अभी एक चीज तुम लोग कि मैम सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो साइज कैसे बढ़ेगा? तो इसको भी हम आगे बताते हैं। तो यहां तक समझ में आया? तो साइज क्या होता है? साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है। किसमें? कैटायन का साइज डिक्रीज हो जाता है। यहां तक समझ में आ रही मेरी बात? अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। अब क्लोरीन का जो लास्ट, अब देखो ये कैसे रिएक्शन करेगा। यहां पे क्लोरीन है, मैं सोच रही हूँ इसको रब कर दूं क्या? मैं इधर ना रब कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तुमने फोटो तो ले ही ली होगी। चलो अब ये क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन जो है इसका हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और तीसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 है। अब क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकला है वो इसके पास चला जाएगा। तो मान लो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैम 3 शेल इधर भी थी, 3 शेल इधर भी थी, मैम साइज तो बराबर होना चाहिए, पर आपने थोड़ा बड़ा क्यों बनाया है? बिकॉज
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आप खुद सोचो कि एक क्लाउड है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है शेल में, वो एक दूसरे को उस शेल में तो रिपेल कर रहे होंगे ना, और जब वो रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस है ना डिस्टेंस थोड़ी सी तो बढ़ेगी ना। तो इस वजह से याद रखना, वैसे भी अगर शेल भी सेम होगी लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा और उसने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तब तो उसका साइज और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तो इसका साइज और बढ़ेगा ही ना। बात समझ रहे हो? चलो इसको छोटा ही कर दे रहे हैं ये वाला, ठीक। और ये जो है 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जो है इलेक्ट्रॉन 8 हो गए हैं, तो ये तो और ज्यादा रिपल करेंगे, तो साइज तो और बड़ा हो जाएगा ना, 3 3 6, ठीक है। तो याद रखना बेटा, जो एनायन होता है, एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू कैटायन। तो मैं ये लिखने जा रही हूं, ठीक है। मैं इसको रब कर रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। देखो मैंने पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं की, मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर दूंगी, बट जब समझाने लगते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट आप पेशेंसली इसको देखिए, और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीजें नहीं बताई जो आपके काम की ना। प्लीज नोट्स बनाते चलिए, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं तो इसको आप यूटिलाइज करिए। शॉर्ट्स का तो मैंने समझा ही दिया था, जिसने शॉर्ट्स देखी होंगी ना इसकी, तो उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा पहले से, एक मतलब एक चीज दिमाग में आ गई होगी कि हाँ ये होता है, तो आज पढ़ने में उसको और आसानी लग रही होगी। तो अब बात करते हैं, इट मीन्स कि जो साइज ऑफ एनायन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ एनायन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, फजान रूल, उसमें बहुत काम आएगा। ऑलवेज ग्रेटर देन कैटायन, ठीक है ना। साइज ऑफ कैटायन बाद में कौन लिखेगा बार बार, तो याद रखना साइज ऑफ एनायन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द कैटायन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जो कि तुम लोग सिर्फ समझोगे। देखो मैंने अभी तक बताया कि स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का या गेन होता है, ऑक्टेट पूरा करते हैं। अब एक केस मैं बताना चाहती हूं तुम्हारा, ये कौन है, ये कौन महाराज है, कार्बन है। किस नंबर पे होते हैं, नंबर 6 पे होते हैं। अब ये जो है ये दो चीजें कर सकता है, 7 8 9 10। इसको अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो या तो ये इनर्ट गैस नियॉन की तरह बने, लेकिन ये इसकी तरह क्यों, हीलियम तो बोलेगा अरे मेरी तरह क्यों नहीं कर सकते भाई, हमसे क्या कोई गुनाह हो गया। तो ये क्या करेगा, यहां पर इसकी तरह भी जा सकता था, ये इसकी तरह भी जा सकता है। अब इसके लिए इसको ये पार करना है, ये पार करना है, ये पार करना है, ये यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इधर भी आने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब या तो लूज करेगा या तो फिर भाई गेन करना चाहिए, उसको गेन करेगा। लेकिन पता है ये दोनों ही चीजें नहीं होती। कार्बन जो है वो कहता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे एक मूवी है गोविंदा की, वो कादर खान से कहते हैं, लड़की अगर बगल में मायके में हो और ससुराल में, जैसे उसका होटल होता है जो कादर खान होता है, तो सामने है, तो कहता है लड़की फुदक के मायके में जाएगी और लड़की फुदक के जो है ससुराल में जाएगी, फुदकती रहेगी, इधर उधर, इधर फुदकेगी उधर फुदकेगी, ऐसे बोलता है ना, क्योंकि अगल बगल होता है। तो यहाँ भी वही चीज है ना, कार्बन क्या करेगा, कहेगा मैं या तो इसके साथ जाऊं या तो इसके साथ जाऊं, बस इधर उधर करते करते कहता है नो मैं शेयरिंग करूंगा। तो कार्बन क्या करता है, ना इधर जाता है और ना ही उधर जाता है, ये कहता है उससे अच्छा हम शेयरिंग कर ले, हम दोनों तरफ चले जाएंगे, ठीक है। मतलब शेयरिंग का मतलब है कि आधा आधा, ना मेरा पूरा ना तुम्हारा पूरा, ठीक है। तो इसी वजह से याद रखना कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। कैसी बॉन्डिंग करता है, कोवेलेंट, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये एग्जाम्पल है मीथेन का। अब मीथेन में यहाँ कार्बन क्या करता है, कार्बन की शेल में, आखिरी शेल की बात कर रहे हैं, इसको देखो, कार्बन जो है 2 और 6 है, नहीं मतलब 2 और 4 है, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तब ये क्या करेगा, और हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन में तो क्या होता है, आखिरी में एक ही होता है, उसको एक और चाहिए। तब ये क्या करेगा,
सीधे कार्बन रहेगा, उसके 4 इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे ड्रॉ कर दो, लास्ट शेल वाले ना, वैलेंस शेल वाले, और एक हाइड्रोजन इधर रखो, एक हाइड्रोजन इधर रखो, एक हाइड्रोजन इधर रखो, एक हाइड्रोजन इधर रखो, इसके भी इलेक्ट्रॉन बना दो, कुछ अलग तरीके से बना दो थोड़ा। तब ये क्या करता है, ये शेयरिंग करने लगता है, कहता है भाई हम पूरा नहीं, तो हमको एक काम करो, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, ये इससे भी लेगा, ये इससे भी लेगा, ये इससे भी लेगा, ये इससे ले लेगा, जैसे ले लेगा ना वैसे इसके 8 पूरे हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखो तो 8 पूरा हो गया, हुआ है कि नहीं भाई, देखो ना 4 इधर, 4 1 2 3 4 4 4 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन ये पूरा ऐसे ही फ्री में नहीं ले रहा है ना, ये क्या कर रहा है, अपना भी दे रहा है, ये इसको दे देगा, इसका 2 पूरा, ये इसको दे देगा, इसका 2 पूरा, ये इसको दे देगा, इसका 2 पूरा, और इसका भी, तो दोनों ही अपनी कंडीशन में सेटिस्फाइड हो गए। वैसे इसको अभी समझने का कोई मतलब नहीं है, अभी इसको हम जो है कहाँ पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे, जो सेकेंड टाइप की बॉन्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी यहाँ तक की हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे, अब क्या है, ऑक्टेट पढ़ लिया, उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस क्या, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, ये जो है, ठीक है, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि कोई भी एटम बॉन्डिंग क्यों बनाता है, बिकॉज स्टेबिलिटी करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, दूसरा क्या है, ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था कि कोई भी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपने लास्ट शेल में 8 बनाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने ये पढ़ी थी कि जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, वाइस वर्सा। इसके अलावा हम लोग ने ये पढ़ा, हम लोग ने एग्जाम्पल देखा जिसमें हम लोग ने सॉल्ट को यूज किया था, और मैंने उसमें आपको दिखाया कि वो कैसे केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे। आगे चलने पे मुझे ये पता चला कि कार्बन जो है वो ना लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, ना ही गेन करता है, वो शेयरिंग करता है और एक नया तरह का बॉन्ड बनाता है, जो कि हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करिए। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं देख पा रहे, प्लीज शेयर करो, सबके पास पहुंचाओ, इंस्टा पे लगा दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर दो हर जगह, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, ठीक है। और लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि तुम लोग मुझे ऑक्टेट रूल में मुझे ऑक्टेट रूल में कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ, NaCl के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल भी बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे लिखना, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया तुम्हें NaCl का, इसके अलावा मुझे कमेंट में कोई अलग एग्जाम्पल बताओ, बिल्कुल लिखना है, ये होमवर्क है। चलो अब हम आगे की बात करते हैं, हमने लिमिटेशन पढ़नी है भाई। अब ऑक्टेट रूल है, लेकिन ऑक्टेट रूल की भी क्या है, ऑक्टेट रूल आया तो, लेकिन अब इसके भी ड्रॉबैक्स थे, इसकी भी कमियां थी, तभी तो फिर आगे के रूल आए, जैसे कि लुईस स्ट्रक्चर आया, इसके अलावा VSPR थ्योरी आई, फिर सबसे अच्छी और सबसे ठंगा वाली टाइप की जो थी हमारी, वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, जो कि जिसको हम लोग, मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था वो कहते थे MOT, मतलब MOT, ठीक है, तो उनका ऐसा तरीका था बोलने का, ठीक है। तो चलो अब आगे की बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। अब पहली लिमिटेशन तो ये थी कि इन्होंने ऑक्टेट रूल बताया कि सब लोग 8, मतलब आखिरी शेल में 8 एक्वायर करना चाहते फॉर एक्वायरिंग द स्टेबिलिटी, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केसेस मिले जिसमें ये लिमिटेशंस जो थी वो काम नहीं कर रही थी, मतलब वो सॉरी लिमिटेशंस जो थी लग रही थी, क्यों, क्योंकि वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। चलो अब लिमिटेशंस की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ ताकि मतलब एक एक समझा के आपको क्लियर कर दूं, ठीक है ना, मैंने इसलिए ऊपर लिखा ताकि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताती चलिए।
पहला लिमिटेशन ये था कि मॉलिक्यूल जो है विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि ऐसा नहीं है, ऐसे भी बॉन्ड मॉलिक्यूल बन रहे थे जिसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं था, तब भी वो बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड पाया जाता है, वो स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। सेकेंड है, अब ऐसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले जिसमें कि क्या था, एक्सपेंडेड ऑक्टेट था, यानी कि वो 8 नहीं 8 से ज्यादा बना रहे थे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तीसरा, ये दोनों चीजों के अलावा एक और था कि मॉलिक्यूल विद ऑड इलेक्ट्रॉन को नहीं समझा पाया था, यानी कि ऐसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वहां पे ऑड नंबर था, जैसे 7 नंबर के इलेक्ट्रॉन थे, 8 नहीं थे तो 7 ही थे, लेकिन वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब लास्ट है जो कि ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो थोड़े बहुत मिलते थे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप स्ट्रक्चर को नहीं बता पाया था। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये नहीं बता पाया था। चलो, तो अब एक एक चीज को डिस्कशन करते जा रहे हैं। पहले का केस, पहला जो केस है हमारा वो है मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो यहां पर क्या है, यहां पर बेरिलियम 4 नंबर पे होता है, तो 2 और 2, ठीक है। क्लोरीन आप ऑलरेडी जानते हो 287 होता है, तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इधर 2। अब ये 2 है, लेकिन ये डुप्लेट नहीं है, ये और ना ही ये हीलियम की तरह बनना चाहता है। हीलियम की तरह सिर्फ हाइड्रोजन बनना चाहता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, और हीलियम खुद अपनी तरह रहना चाहता है। इसके अलावा मैंने आगे के जितने भी होते हैं वो चाहते हैं हम नियॉन की तरह बने। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, देखना बहुत ध्यान से मेरी बात, किस पेन से दिखाऊं, चलो इससे दिखाते हैं। बेरिलियम है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो है उसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये BeCl2 कैसे बनाता है, यहां पर बोरॉन अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करता है, भाई ऑब्वियस है ना, शेयर करेगा, ठीक है। क्लोरीन के साथ क्या करता है, शेयर करता है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ शेयर करता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कुछ ऐसा बनाएगा, देखो बहुत ध्यान से, ठीक। ये इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, फुलफिल हो गया, ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, फुलफिल हो गया। तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा BeCl2। ये क्या बनाएगा, BeCl2। और इसको अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ग्रुप 2 का मतलब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहाँ पे ये इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। अब यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द आपका क्या है, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट से ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला नहीं बताया जा सका, ठीक है। इसका जो है यही चीज तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट को, यहाँ पे इसका देखो, इसके शेल में अभी 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसने 8 नहीं बनाया, ठीक है ना, 2 ही तो ले पाया, लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है रियल में। तो इसीलिए ये पहला ड्रॉबैक था जो हमारा क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला जो है हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ये हमारा डन हो गया, ठीक। अब बात करते हैं BeCl2। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ोगे तो बहुत पूछा जाता है आपका, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो,
ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड जो है आपका ऑक्टेट। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, याद रखिएगा, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अब फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस 15 पे होता है इसका, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 10 हुआ और आखिरी शेल में 5। तो आप 8 बनाने के लिए क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ 3 और चाहिए, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये बन जाएगा। क्लोरीन की कहानी आप ऑलरेडी जानते हो, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है, उसको सिर्फ हर एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। चलो अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। यहां पर जो फास्फोरस है उसके 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से बना दिया। और आपका जो Cl है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको सामने ही रखो, जो शेयरिंग करते हैं उसको सामने रखा करो, ये एक तरीका है सही से बनाने का, ठीक है ना, ताकि आपका गलत नहीं होगा। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। ये क्या करेगा, क्लोरीन पहले तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका 8 पूरा हो गया, ये वाला क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका 8 पूरा, ये क्लोरीन इससे ले लेगा, इसका पूरा, ये इन क्लोरीन सारे सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, सबके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन शेयरिंग के चक्कर में फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ये एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा। अब एक दे रहा तो एक ही तो लेगा भाई। तो अब यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी 5 थे, 5 6 7 8 9 10, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं, ये मॉलिक्यूल बहुत पाया जाता है, ये बहुत ही पावरफुल रिएजेंट है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। जब आप एल्कोहल्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि PCl5 का तो बड़ा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि अगर एक्सपेंडेड मॉलिक्यूल होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट होंगे, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, ठीक है। चलो अब हम इसकी बात करते हैं और ये भी खत्म। अब थर्ड है जो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उनमें क्या होता है, अगर ध्यान से कभी उसको देखा होगा ओपन करके, अब देखना, अब तुम लोग को मैंने समझा दिया, तो अब तुम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हो। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या वो भी होता है, एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। बहुत गर्मी हो रही है एक्चुअल में। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है याद, अच्छा हाँ, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में एक एग्जाम्पल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग खुद बनाओगे, इट्स योर होमवर्क, और उसमें आपको बताना है कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट किसका है। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं होमवर्क दे रही हूँ। जो एक्सपेंडेड रूल नंबर 2 है, मतलब कमी जो है, लिमिटेशन नंबर 2 है, उसमें एक एग्जाम्पल H2SO4 का भी होता है। आपको इसमें से पता लगा के बताना है कि किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्सपेंडेड 8 से ज्यादा होते हैं, सल्फर के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, किसके। बना के खुद से चेक करोगे, फिर मुझे बताओगे, कमेंट में बताना है, होमवर्क है। देखो भाई, अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर वही चीज हो जाएगी, वीडियो नहीं मिल पाएगी फिर ना, क्योंकि मुझे भी लगेगा कि बच्चे तो इंटरेस्टेड ही नहीं ले रहे हैं ना, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए आप चलो इसको बनाना, ठीक है। अब ये थर्ड वाला मॉलिक्यूल विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया इसका सबसे एग्जाम्पल है, अच्छा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी एसिड क्यों बोल रहे हैं, ऊपर एसिड था नीचे भी एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को सब लोग जानते होंगे, NO होता है, ठीक है, NO होता है। अब नाइट्रोजन का 7 होता है, आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 5, और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 8 होता है तो 2 और 6 मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन में 1 2 1 और 2 3 4 5 5 हो गए। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसी चक्कर में ये भी क्या इनसे मारा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो अगर नाइट्रोजन, ये तो भैया 8 बना लिया, लेकिन नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो 5 थे, 6 7, 8 नहीं पूरा हुआ, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन आ गया, विच इज 7 इलेक्ट्रॉन।
ये मॉलिक्यूल मिलता है, पाया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो है आपका एक एग्जाम्पल है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपका हो सकता है NO2, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, थर्ड है हमारा ये, चलो इसको मैं क्लियर करती हूँ। डन, ठीक। अब लास्ट जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ये किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप को नहीं बता पाया था, इसको कुछ नहीं पता था कि शेप कैसा होता है। अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, जिससे कि एक कहते हैं ना बच्चों को केमिस्ट्री क्यों डिफिकल्ट लगती है, मैं बताती हूँ। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि बॉन्ड आया, ऐसे आया, कैसे स्ट्रक्चर है, नहीं विजुअलाइज कर पाते। हर एक बच्चा विजुअलाइज नहीं कर पाता कि बॉन्ड कैसे बन रहा है। हम लोग तो समझा देते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ, मैंने मॉडल बनाए हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। बच्चे ट्रस्ट भी, पढ़ते रहो, जितना पॉसिबल होगा, जितने एंटिक तरीके से, इनोवेटिव तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी, डिमॉन्स्ट्रेट कर पाऊंगी, उतना ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों को शेप्स याद रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे, ठीक है। तो चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। ये मॉलिक्यूल्स के शेप को नहीं बता पाया था। कैसे नहीं बता पाया था, देखना। एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हाइड्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन होता है महाराज, और इधर भी हाइड्रोजन होता है, और बीच में 2 लोन पेयर होता है, ठीक है ना, ऐसे। इसको समझाएंगे आगे कि कैसे बनता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो अमोनिया है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से, और एक लोन पेयर होता है। इसी तरह से मीथेन होता है। अब ये तो अभी आज तुम लोगों ने देखा ही कैसे बनता है मीथेन, ये मीथेन है। तो इनका जो है, इसके बारे में ये शेप नहीं बता पाया था, बट मैं जरूर बताऊंगी। वाटर, ये देखो दिख रहा है, बहुत मेहनत से बनाया, और कैन यू बिलीव इट, मैंने मैच स्टिक लिया। मुझे पता है मेरी माँ जब देखेगी ये वीडियो मुझे बहुत मारने वाली है, बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि मैंने उनकी मैच स्टिक्स, इतनी सारी माचिस की जितनी भी तिलियां थी, मैंने उसको यूज कर लिया है। बहुत मार पड़ेगी, तुम लोगों की वजह से हो रहा है, समझ में आया। देखो अब ये देखो, ये बॉन्ड है, ये 2 हाइड्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन है, और मैंने ये जो लाल लाल 2 तुम्हें कान दिखाए, नहीं, 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर होता है। तो 2 पेयर, पेयर का मतलब 2 2 चीजें, तो इनको बोलते हैं लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। तो ये एक लोन पेयर ये, और एक लोन पेयर ये। पेयर का मतलब है जहां 2 2 हो। तो ये देखो ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना, ये देखो ऐसे ही लग रहा है बच्चे, और ये बिल्कुल ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया। अब क्यों हो गया ये सब आगे की कहानी है, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। ये इसका ऐसा ही देखो बिल्कुल लग रहा है ना। और कितने लोन पेयर होते हैं, यानी कि वाटर में, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, और बीच में हाइड्रोजन होता है, जो कि ऐसे ना लग के ये ऐसे हो गया। ये क्यों हो गया ये बताएंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा हम लोग, ठीक है ना, आगे की जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ये आपका है अमोनिया, एक ही लोन पेयर होता है, तो देखो मैंने एक ही लोन पेयर बनाया है, और ये देखो मैंने इसको इससे दिखाया है, ठीक है ना। और ये 3 हाइड्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रोजन जो है बच्चे, दिख रहा है ना, मुझे समझ, हाँ दिख रहा है, ये 3 हाइड्रोजन जो है इससे अटैच्ड है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ठीक है, एक ही लोन पेयर है, पेयर का मतलब एक ही पेयर है, और 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, ये देखो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब ये आ गया टेंडेड है, ये हमारा जो है मीथेन है, ठीक है, कार्बन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दिख रहा है, ये कार्बन है, मैंने कार्बन को ब्लैक से दिखाया है, और ये जो है 4 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच्ड है। ये देखो कार्बन के पास कोई लोन पेयर वेयर नहीं होता, तो ये इस तरह से है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, और टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हम लोग आयनिक बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, क्योंकि वो लेंदी है। लेंदी इसलिए क्योंकि वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और नीट वालों को मैं कह दे रही हूँ कि नेक्स्ट वाली जो क्लासेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आयनाइजेशन है, सॉरी आयनिक बॉन्ड है, और उसी में हम लोग आगे चल के बात करेंगे फजान रूल के बारे में, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा लेक्चर समझ में आया हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए,
फॉलो करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।